बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये जंग का माहौल गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर रहा है, ये अब भी कायम है। बल्कि ये जो सीज़ फायर की बातें हैं, अब इसके साथ साथ एक सिफारती सतह पर और ममालिक के साथ ताल्लुकात की सतह पर बहुत सी मामलात के हवाले से बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं। आज हम जायज़ा लेंगे कि इसके बाद क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, या भारत क्या कर सकता है और हम क्या कर रहे हैं और उसको हमने कैसे काउंटर करना है। इससे कबल हमने ये देखा कि कल जो है वो यौम तशक्कुर मनाया गया, मार्का हक का। पाकिस्तान ने जो अचीव किया इस तमाम सूरत हाल के हवाले से, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। उस पर तमाम सियासी अस्करी जमातें, आवाम एक पेज पर थे और सब ने उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया और पूरे मुल्क के अंदर ये सेलिब्रेट किया गया। लेकिन दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक भारतीय शहरी की ट्वीट मेरे सामने से गुजरी। उन्होंने कहा कि 28 शहरियों का लॉस हमें पहलगाम के अंदर हुआ, फिर तकरीबन 23 हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर फ़ौजी जो है वो गवा दिए, लेकिन उसके बावजूद हमें इकनॉमिकल लॉस भी हुआ है, ममालिक के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हुए हैं, राफेल भी हमने खोए हैं। लेकिन आखिर आज तक ये क्यों नहीं मालूम हो सका कि वो दहशतगर्द कौन थे जो पहलगाम आए, और आखिर ये क्यों नहीं पता चल सका कि ये सारा ऑपरेशन कैसे तरतीब दिया गया। तो भारत में ये सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन भारत उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर अपने उस बयानिए को लेकर जाने के लिए एक डिप्लोमेटिक मूव खेल रहा है। उसने तकरीबन 7 टीम्स बनाई हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मिलाकर। एक तो वो 7 टीम्स मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाएंगी, वो पार्लियामेंटेरियंस होंगे, वहाँ पर वो थिंक टैंक्स मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ पार्लियामेंट के लोगों से गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ सियासतदानों से गुफ्तगू करेंगे और उनको बताएंगे कि क्या पहलगाम का वाक़या किस तरह हुआ था, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा करते हैं टेररिज्म के हवाले से, उसको वो पूरी दुनिया के अंदर करने जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये फैसला किया है तकरीबन 70 ममालिक के डिफेंस अताशियों को बुलाकर उनको बताया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबियों के हवाले से, जो यकतरफा तौर पर इससे कबल वो पहलगाम के हवाले से तकरीबन इतने या इससे ज़्यादा ही डिप्लोमेट्स को बुलाकर ये बता रहे थे कि पहलगाम में क्या हुआ, लेकिन डिप्लोमेट्स ने इसलिए नहीं माना वो दूसरे ममालिक के कि उसमें सबूत कोई नहीं थे। फिर इसके साथ साथ एक और अहम मामला ये हुआ कि भारत ने अफ़गानिस्तान के अबूरी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे रब्ता किया है जयशंकर ने, और ये उनका पहला बाज़ाब्ता रब्ता है अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत से। 1999 में आखिरी रब्ता हुआ था और तालिबान की हुकूमत को जहाँ तक मुझे मालूम है वो तो एक्सेप्ट नहीं करते भारत वाले। लेकिन इस रब्ते के अंदर जो अहम खबर सामने आ रही है वो आ रही है एक डैम के हवाले से, जो कि 2021 में जब अशरफ गनी की हुकूमत थी तो भारत ने यह फैसला किया था कि वो दरियाए काबुल पर एक डैम मिलकर बनाएगा, जिससे अफ़गानियों को पानी जो है वो मुयस्सर होगा और वो उसको यूटिलाइज़ करके अपने मुल्क के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्या ये राब्ता शातूत डैम के हवाले से किया गया है? क्या भारत अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर उस बॉर्डर पर भी पाकिस्तान को जो पानी आ रहा है वो रोकने की कोशिश कर सकता है? फिर भारत ने तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मुख्तलिफ मुआहिदों को ख़त्म कर दिया है, बट टूरिस्ट जो जा रहे थे उनको रोक दिया गया है। फिर एक और अहम मामला ये कि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत का दरियाए चिनाब पर नहर की तोसी नए आबी मंसूबे पर गौर शुरू किया जा रहा है। जो इस नहर की लंबाई है उसको 2 गुना किया जा रहा है और 120 किलोमीटर तक भारत इसको बढ़ाना चाहता है। और फिर लाजिम बात है जब वो बढ़ जाएगी तो पानी का फ्लो भी उनकी तरफ ज़्यादा होगा, उसको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये तो होगी एक सूरत हाल। अब इसके साथ एक और मंजरनामा भी है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो पूरी दुनिया के अंदर खासतौर पर मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद थे। उन्होंने 2 बातें की। एक तो जो एप्पल की कंपनी जो है वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, एक तो उसको रोका और कहा भारत में इन्वेस्टमेंट ना करो, आप यूएसए के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की तारीफ़ें की हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लोग नाकाबिले यकीन हद तक जो है वो शार्प हैं, वो शानदार अशिया तैयार करते हैं, उनकी सलाहियतें बहुत बेहतर हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि भारत तो बहुत करीब था अमेरिका के अंदर, अमेरिका के साथ। तो भारत के हवाले से बयान देख लें और पाकिस्तान के हवाले से बयान देख लें तो काफ़ी हमें चीज़ों का शिफ्ट नज़र आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में नजमुल साकिब साहब, पीजे मीर साहब, साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, स्टार्टिंग फ्राम यू, और ये जो डिप्लोमेटिक सतह पर भारत इक़दामात उठा रहा है, मैं इस पर आपका जानना चाहूँगा पॉइंट ऑफ व्यू कि पहले भी वो इस किस्म के इक़दामात उठाता रहा है और अब जो इक़दामात उठा रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है और हमें कैसे काउंटर करना है? 2 पहलू हैं इसके।
पहला ये है कि अगर इस वक्त ये जो हमने ऑपरेशन किया बुनियानो मरसूस, उसके बाद जो सूरत हाल आई, वैसे हुई बहुत बुरी है इंडिया के साथ। जो सूरत हाल आई सामने, उस पे अगर आप ये कह रहे हैं कि जी अब वफूद भेजेंगे की कंट्रीज़ में, हम इसको की कंट्रीज़ कहते हैं, जिसमें नॉर्मली P5 के आते हैं लोग, और उसके बाद ये है कि यूरोपियन यानी यूनियन के कुछ ममालिक आते हैं, फिर कुछ बड़े ममालिक आते हैं जिस तरह ब्राज़ील, अर्जेंटीना है, जिस तरह इस तरफ अगर आप आ जाएँ तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह। तो की कंट्रीज़ में उन्होंने कहा है कि जी हम वफूद भेजेंगे। बुनियादी तौर पे वो जो करेंगे वो ये कि जी उनको बताएंगे जाके कि जी देखिए हमारे साथ ये हुआ और हमने इतना नुकसान किया है, लेकिन हम बता नहीं रहे, क्योंकि अच्छा नहीं होता ना बताना कितना नुकसान हमने पाकिस्तान का किया है। पहला टॉकिंग पॉइंट। दूसरा टॉकिंग पॉइंट कि ये जो पहलगाम का वाक़या था, उसके हमने सबूत इसलिए नहीं बनाए कि हम बताए, इसलिए कि हम मौके का यानी इंतज़ार कर रहे थे कि इंतज़ार करेंगे, तो ये हैं कुछ सबूत, और वो कुछ जाली किस्म की रिपोर्टें सामने रख देंगे। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे ये होगा कि ट्रेड की बातें होंगी। याद रहे कि जो इस तरह के जाते हैं ना, वो उस पर बुनियादी तौर पे बिज़नेस बीच में ज़रूर होता है। ट्रेड की बातें होंगी, इकनॉमिक कोई एक जॉइंट वेंचर, ये वो कि फ़लानी जगह ट्रेड टैरिफ, फिर जो टैरिफ्स लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उनकी बात आएगी। फिर उसके बाद आपके पॉलिटिकल जो मसाइल हैं जो इस वक्त आलम में पूरी यानी दुनिया को यानी दरपेश है, जिसमें आपका मिडल ईस्ट आता है, ये जो सीरिया में क्या हो रहा है और ये गज़ा में क्या हो रहा है और इलाके में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। एक तो पहलू ये हो गया कि आपको ये वफूद भेजने चाहिए थे ज़रा पहले, 22 अप्रैल से पहले ना। आपने हमें तो नहीं बताया पहलगाम का वाक़या, वो सयाह किस तरह से वो अपनी जानों से गए, दुनिया को बता देते। और चूंकि उन्होंने नहीं बताया, और इसलिए नहीं बताया कि था कोई नहीं सबूत, तो क्या हुआ कि दुनिया के किसी एक मुल्क ने भी, जो इनके बड़े क्लोज मुल्क हैं ना, उनमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि जी इंडिया ठीक कह रहा है। हत्ता कि रशिया जैसे लोग, और ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं इधर, ये जो एकदम से कह देते हैं कि जो इंडिया जय हिंद, जो इंडिया कह रहा है ठीक कह रहा है, नेपाल वगैरह, ये इन लोगों ने भी कहा कि श्रीलंका वगैरह, नो 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 नो, बोले ही नहीं। अच्छा, एक तो पहलू इसका ये है। दूसरा वफूद का पहलू ये है कि उसमें अगर आप उसको डीपली देखें तो आपको पता लगेगा कि वो जो इन्होंने सिंदूर किया और सारे वो यानी ड्रोन्स वगैरह भेजे और जो बिस्ती करा ली अपनी, अब उसके बाद उसको समेटना है। और उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ, तज्जिया हमारा ये कहता है कि अगला हमला जो है वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कि अगर उन्होंने हमला करना है और साथ ही उनका वफ्द जो है वो यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन में बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि जी देखें जी हम तो ना दहशत गर्दी चाहते हैं ना ही हम जंग करना चाहते हैं, तो कैसे हमला करेंगे, बिस्ती नहीं हो जाएगी। लिहाजा असेसमेंट हमारी ये कहती है, तज्जिया हमारा ये कहता है कि इन वफूद को भेजना, और उसके बाद जो अंदर से एक वबाल उठा है ना, एक जो यानी रौ चली है मोदी के ख़िलाफ़, इस्तीफ़ा दो, ये करो वो करो, तो अंदरूनी तौर पे कुछ मसाइल भी पैदा आ गए हैं, जिससे ये पता लगता है कि जिस अगले हमले की हम बात कर रहे हैं ना, कि ये सीज़ फायर जो है ये तो कल ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद तो उसने फलाना, ऐसा फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि जी वो दोबारा हमला नहीं करेगा, देखिए हमला उसने एक कर लिया, उसको समझ आ गई, इस दफ़ा अगर वो हमला करेगा ना तो दो चीज़ें उसमें रखेगा। एक तो उसको पता लग गया है कि दुश्मन कैसा है और उसके पास क्या क्या कुछ है और वो किस किस तरीके से कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, उसको ये पता लगा कि उसकी जो अपना इक्विपमेंट है, अपनी जो उसकी फ़ौज है, उसकी जो एयरफोर्स है, और वो जो हिसाब किताब उसने किए हुए हैं कि जी पता नहीं राफाल या काफाल जो भी है, उसको पता लग गया है कि इसमें कुछ चेंज लाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई इंडिया की, जो आपने सवाल पूछा था। दो तीन बातें और कर लेते हैं जो इससे मुंसलिक हैं। पहली बात कि हमने तैयार रहना है और हम 1947-48 से तैयार हैं। बीच में हमने जब भी रिलैक्स किया हमने मार खाई, जब भी हमने उसको समझा कि नहीं अब इधर से कुछ नहीं आएगा, हमने पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली मार खाई। हम लोगों ने अपने आप को कमज़ोर किया इसलिए कि हमने एतबार कर लिया। और फिर हमारे यहाँ से कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून्स ऐसे हैं जिनके वहाँ पे बिजनेसेस हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनको हमने समझा कि अच्छा जी ये फ़लाँ बंदा आया है, ये हेलीकॉप्टर से फ़लानी जगह पे लेके गया है, अब तो बिज़नेस बढ़ेगा और इंडिया पाकिस्तान का बिज़नेस।
हमने इन चीज़ों से मार खाई, अब हमने इनसे सबक सीखना है। दूसरी बात, पाकिस्तान इस वाक़े के बाद, ये जो जंग हुई है, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, इस वाक़े के बाद पाकिस्तान मज़ीद चौकस हो गया है। अच्छा, इसी हवाले से इस वक्त की आखिरी बात कि हमारे डॉक्टर एक हामिद निसार साहब हैं, लाहौर में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी हालात हाज़रा पे बड़ी नज़र है। उन्होंने कहा, आज मैंने एक बड़े अखबार में पढ़ा कि 3 जंगें जो है ना वो हुई हैं। अब उन्होंने जंगें गिननी शुरू की तो पता लगा तो वो तो 7-8 तक पहुंच गए। उन्होंने कहा वो जो उड़ी के बाद हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, और वो जो पुलवामा के बाद हुआ था बालाकोट, वो किधर गया, सिर क्रीक पे हुई थी। तो वो जो पॉलिटिकल साइंस के आप जैसे लोग हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ज़रा वो थोड़ा सा ये भी देख लें कि आज तक पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जंगें हुई हैं 1948 और उसके बाद से आज तक, इसको भी अगर शामिल करें तो डॉक्टर हामिद निसार के मुताबिक 8 जंगें बनती हैं। और इसमें अगर आप 2001 और 2002 का स्टैंड ऑफ भी शामिल कर लें, जिसमें फौजी आमने सामने वो आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन थी ना, तो ये तकरीबन 8.5 जंगें हैं जो हो चुकी हैं। यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। पीजे मीर साहब, लेकिन उससे पहले ज़रा ये चीज़ देख लेते हैं कि इस बात का जिक्र इसी प्लेटफॉर्म से मुझे याद पड़ता है हमने किया था कि हमें इस सूरत हाल की या पहलगाम के फ़ौरन बाद हमें अपने डिप्लोमेटिक सतह पर अपने आप को मज़ीद एक्टिव करने की ज़रूरत है। और हमने देखा कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं और जो नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने बहुत से ममालिक से रब्ते किए हैं। तो अब इस वक्त मौजूदा सिचुएशन के अंदर ये जंग अगर दोबारा बॉर्डर पर नहीं होती तो डिप्लोमेटिक सतह पर तो जारी रहेगी, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखें, पहले तो हमने पाकिस्तान, हम कहते हैं 8 या 10 जंगें 2 हुई हैं, एक 65 हुई है और एक 71 हुई है। बाकी हम कहते हैं इसको ऑल्टरकेशंस और ये बैटल्स हैं, और ये जो बैटल्स हैं ये एस्केलेट नहीं हुई, इनको दबा दिया गया। हम ऊपर हुए या वो ऊपर हुए वो अलग बात है। द क्वेश्चन इज़ कि फुल स्केल वॉर हम 17 डेज़ के ऊपर तो गए नहीं अभी। जब आप 20, 25, 30 दिन के ऊपर जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जंग है क्या है। आर वी रेडी फॉर इट एंड आर दे रेडी फॉर इट? हम तो रेडी हैं, वी हैव नथिंग टू लूज़, आप आ जाओ। अब तो हमारे पास डेटरेंट भी है। सो बेसिकली अब जो हम बात कर रहे हैं, हमने देखना है कि आगे क्या होना है। आगे जो होना है ज़ौक, वो होना ये है, ये रीग्रुप करेंगे। ये जो अब आपने बताया, ये अपने डेलीगेट्स बाहर भेजेंगे, अपना केस प्लीट करने की कोशिश करेंगे। वायलेशंस इनकी कंटिन्यू रहेंगी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। आप जो मर्जी कर लें, 48 से लेके 25 तक लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशंस रन इन थाउजेंड्स। वर्किंग बाउंड्री के ऊपर ये इतना नहीं आएंगे, क्योंकि वर्किंग बाउंड्री के ऊपर जब आएंगे तो फिर इनको जवाब कुछ और मिलेगा। अच्छा, ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का रब्ता हुआ है टेलीफोनिक, देखें जी, देखें, रशिया ने कहा भाई अफगानिस्तान तो बहुत अच्छे हो गए लोग, ये तो वो है ही नहीं दहशतगर्द। फिर उसके बाद ये इस अटैक के बाद पहलगाम पे, जिसको हम कंडेम करते हैं, इन्होंने भी इसको टेररिज्म को कंडेम किया। इंडिया को वो बड़ा पसंद आया, इंडिया को बहुत पसंद आया, नहीं जी, उन्होंने हमारी हमायत की है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि अफगानियों को तो ये बताना चाहिए इनको, अगर तुम कर रहे हो, और सबसे बड़े तो अफेक्टीज हम हैं, और ये जो जर्म्स ऑफ वायलेंस आते हैं, टेररिज्म आते हैं, ये आपकी तरफ से आते हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ से आते हैं। तो अगर आप इसको अपीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आप करते हो, क्योंकि अभी आपने शतूत उस डैम का भी जिक्र किया, वी डोंट नो कि आगे इनके क्या डीवियस प्लान्स हैं। कि मैं तो कल देखा मैंने, काबुल रिवर ज़बरदस्त आ रहा था, ज़बरदस्त फुल फ्लो में, क्या इसको रोक देंगे? अटक आप जाके देखें, पानी बिल्कुल लिटरली पानी कोई नहीं है, उसके आप ब्रिज के नीचे देखें। सो क्वेश्चन इज़ कि ये आपका एक डेवलपिंग स्टोरी है टुवर्ड्स अ मेजर वॉर, जंग, मेजर जंग। कश्मीर ठीक है, हम बात करते रहेंगे, ये होगा वो होगा फलाना होगा, उसके ऊपर मैं तो थक गया हूँ कह के। ये इसी प्रोग्राम में अगर आपको याद है, मैंने कहा था कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज, एम्बेसडर्स, बल्कि नजम साहब का भी मैंने कहा जाएं बाहर, जाएं हमारा केस प्लीट करें। उन्होंने पहले कर दिया, उन्होंने पहले कर दिया है। अब हम रिएक्टिव होंगे, हम जाएंगे, हाँ जी हम भी भेजते हैं। और भाई हमें सबसे ज़्यादा पहले एक्शन लेना चाहिए। हम उस वक्त एक्शन लेते हैं जब इंडिया ले लेता है। हम रिएक्टिव क्यों हैं, हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं हैं?
ये जो चीज़ें हैं चंद, इसको हमें मद्देनज़र रखना है। हम स्लो हैं अपटेक के ऊपर, बहुत डोसाइल हैं, और इसीलिए हिंदुस्तान हमारा फ़ायदा उठा लेता है। आज किसी ने गौर किया है कि ये अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है मिडल ईस्ट के अंदर, हमारी पर्टिकुलरली एक जो आपके लोगों के फोकस है ऑन ग्लोबल पॉलिसी, हम चेंज हो जाते हैं। आपके मेन सपोर्टर्स कौन है? सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है। यूएई इतना नहीं है, चलो है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बिजनेस करके कल हमारी कन्फ्रंटेशन होती है या वॉर होती है इंडिया के आगे, ये बात करेंगे? इनके तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा के रख देंगे। वो करेंगे बात? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके साथ अगर कोई खड़ा होगा, वो है अमेरिका का एडवर्सरी चाइना। जो एप्पल की बात करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो कपटिनो से इधर आ गई है चाइना में, अब वो इंडिया भी लाते हैं, इसको आप बढ़ाते हो। अब वो क्यों कर रहा है? बिकॉज ये इंडिया जो है, ये जाहिर लोग नहीं समझते, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे ऑन अ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट चाइना। एंड टू स्टार्ट ऑफ उन्होंने एक छोटा सा थिएटर खोला है, उसका भी जवाब उनको मिल गया। अब यहाँ जो गेम चेंजर है, गेम चेंजर आता है इनके जो मिसाइल्स हैं। वो मिसाइल टेस्टिंग हो गई है, क्योंकि जो मिसाइल जो इनका डिटेक्शन सिस्टम है, दैट इज 600 किलोमीटर्स, इनका है राउंड अबाउट 60 और 80 के दरमियान। हमने इसलिए 200 से पहले पकड़ के इनके जहाज उड़ा के रख दिए। अब इनको घबराहट हो गई है, ये बाकी बाद में रफाल क्यों नहीं लेके आए? ये बताओ ना ज़रा। बाद में कुछ भी नहीं आया, बड़ी कहानियां मारी, हम ये कर देंगे वो, तो लेके तो आओ बेटा। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि साडा हाथ खुल गया उन्होंने। नहीं खुल गया, उन्होंने अक्खा खुल गया ने। इसमें ज़ौक़ एक बात है जी, एक बात याद आई अभी। मीर साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने कम से कम 2 जंगें तो मान ली हैं। जिस किस्म की जंग ये कह रहे हैं ना, वो किसी ज़माने में होती थी, 100 ईयर्स वॉर ऑफ रोजेज़, जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोयम। आजकल तो ऐसे ऐसे करके पाकिस्तान ने तो सारी वॉरफेयर का सिलसिला ही जो है वो कर दिया है, चेंज कर दिया है। 3-4 घंटे की बात है, और उसमें वो वाली जो जंगें हैं वो अब आर्काइव्स में पड़ी हुई हैं, उनको कोई नहीं देख रहा। ये सारी दुनिया की नज़र, दुनिया भर के स्ट्रेटिजिस्ट जो हैं, जो वॉर गेमिंग रूम्स में बैठे होते हैं, उनके लिए एक नया सब्जेक्ट सामने आया है, और वो सब्जेक्ट पाकिस्तान लेके आया है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये बात बढ़ती है, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, अगर ये बात बढ़ती है तो उस वक्त भी बरस हा बरस नहीं चलेगी। ये खाकम बदहन अगर उस किस्म की वॉर होती है, ये ऐसे 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 करके और बात इसी वजह से पूरी दुनिया की इंटरवेंशन भी हुई है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, इंटरवेंशन भी हुई है। मैं जरा साकिब बशीर साहब की तरफ आता हूं, फिर मैं वापस आता हूं, और जरा वो जो डोनाल्ड ट्रंप सब तारीफें कर रहे हैं, मैं जरा उस पर आपका कमेंट जानता हूं। साकिब बशीर साहब, पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं भारतीय डेलीगेट्स, और वो जाके बताएंगे कि ये कुछ हुआ, सबूत है नहीं, सबूत तो हम भी मांग रहे हैं, हमें दो, मिलके कुछ करते हैं। वो क्या एक तो लेकर जा रहे हैं, और दूसरा भारत के जो ताल्लुकात, खासतौर पर जो टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान की सपोर्ट दिखाई, उसके बाद उनके ताल्लुकात उनसे भी ख़त्म हो रहे हैं। तो मज़ीद भारत को और क्या क्या नुकसान हो रहा है, राफेल, इकॉनमी और उसके अलावा? अच्छा ज़ौक़, एक चीज़ मैं यहाँ पे इस सवाल से हट के जो है वो ऐड करना चाहूँगा। रात को यहाँ इस्लामाबाद में बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम हुआ है, और उसमें जो यौम तशक्कुर के हवाले से उस तकरीब में जो फैमिलीज़ थी ये शहदा की, उनको बड़ी ऑनर दी गई, और जेट्स भी चढ़े इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात की, जो मैं नजम साकिब साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा। हम ये सोच रहे थे यार शायद ये 3-4 घंटे की जो वो सारी सिलसिला है, तो मुझे ऐसे लगता है 3-4 घंटे भी हम ज़्यादा कह रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो करते हैं स्विमिंग करते हैं। तो स्विमिंग के दौरान उन्होंने एक सिक्योर जो टेलीफोन सेट था या फ़ोन था वो उनके साथ था, तो उस पर कॉल आ गई आर्मी चीफ साहब की, और उस कॉल पे उन्होंने कहा कि सीज़ फायर की ऑफ़र आ रही है, कि सीज़ फायर वो करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा आप करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात 5 से 6 के दरमियान कहीं पे हुई है, मतलब 5, 5:15 बजे फजर की नमाज होती है, और उसके बाद अगर आप अंदाज़ा लगाएं या 6:30 बजे मैक्सिमम,
तो ये तो बात जो है 1.5-2 घंटे पर आ गई है। 3 से 4 या 6 से 8 घंटे हम पहले कह रहे थे कि वो जंग है, ये तो 1.5 से 2 घंटे में सारा कुछ पाकिस्तान ने किया और उधर से उन्होंने कहा जी सीज फायर करें और उसके बाद बात जो है वो आगे चल पड़ी। तो ये एक नया इंकशाफ हमारे सामने जो है वो गुज़श्ता रात को आया है। इसके अलावा जो आपने बात की, भारत अब अपना केस जब वो दुनिया के सामने रखना चाह रहा है, जो काम उन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद वहाँ पे बुलाकर एम्बेसडर और जो डिप्लोमेट्स थे उनको ब्रीफिंग्स दी और जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि डिप्लोमेट्स ने पूछा सबूत कहाँ हैं, तो उनको सबूत तो दिखाई नहीं गए। तो अब भारत क्या दुनिया को जाकर बताएगा कि पहलगाम का वाक़या हो गया? इसमें तो ये तो एडमिटेड फैक्ट है, लेकिन उसमें कौन इन्वॉल्व था, क्या अपनी इन्वेस्टिगेशंस की, पाकिस्तान ने जो ऑफर की थी उसका आपने क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं है। भारत ने कर दिया। हमारे यहाँ ये आवाज़ें उठ रही थी कि पाकिस्तान ने जो सफारती महाज था उस पर अच्छा केस जो बिल्ड किया है, पेश किया है। फिर दुनिया खुद भी समझती है कुछ चीज़ें, तो वो खुद भी समझते हैं कि किस तरफ जा रही हैं, एक्चुअली फैक्ट्स क्या हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को भी मैं समझता हूं कि भारत तो चले करेगा ही करेगा, पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपना केस दुनिया के सामने रखे मजीद बेहतर अंदाज में। वो अंदाज ये भी हो सकता है पार्लियामेंटेरियन या और भी कोई तरीकाकार जो है वो हो सकता है कि जिसमें पाकिस्तान का केस जो है वो वहां पे रखा जाए। एक और बात मैं ऐड करूं कि भारत इस वक्त भी जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के। अब वो जो जंग थी ना जेट्स की, वो जंग नहीं है। आज भी बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, जो एक बयानिया आप समझे बनाते हैं या पाकिस्तान के उस बयानिए की बात कर रहे थे एक्स पे, बहुत सारे लोगों को आज उनके ट्विटर हैंडल्स वहां बंद कर दिए गए हैं भारत में। आज की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि भारत को इंफॉर्मेशन जो है वहां यहाँ से जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जा रही है उसको आज भी वो रोकने की जो है वो किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जिन्होंने जो पाकिस्तान के साथ चले हैं, अज़रबैजान का वो जश्न उनको नहीं भूला, जो टर्की है उनका जो पाकिस्तान के हवाले से जो एक स्टांस था, और वो आज से नहीं है मेरा ख्याल है, वो तो अरसा हो गया पाकिस्तान पाक जो टर्किया ताल्लुकात हैं उनके मतलब ढके छुपे नहीं है। लेकिन भारत को जो है वो बड़े उन्होंने उनके साथ तालीमी और दीगर जो मामलात हैं वो जो बंद कर दिए हैं। उनकी जो कंपनी थी एक फ़ज़ाई, वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पे उनको जो है उसकी मनसूख कर दिया, अगरचे वो चले गए हैं कोर्ट में। लेकिन देखें कि भारत किस तरह जो है वो अब ऐसे लगता है कि उनको जो इंटरनेशनल फ्रंट पे ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि पाक भारत जंग के तनाजुर में पाक अमेरिका ताल्लुकात भी बड़े अहम जो है वो मोड़ पे आए हैं। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। लोग सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ये जो गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर और अब सीज़ फायर भारत के साथ हुआ है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल जमातों के साथ एक पेज पर बैठने को तैयार हो जाएंगे? ये सिचुएशन ने क्या हमें ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की कि चलें माजी के इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान के लिए एक होकर बैठते हैं? क्योंकि एक तरफ खबर चलती है कि इमरान खान और हुकूमत के दरमियान जो है वो कोई डील तय पा गई है, दूसरी तरफ खबर चलती है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि हम एक तहरीक चलाएंगे। तो पैरेलल गुज़िश्ता 1 साल से ये चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने असम्बली के फ्लोर पर एक बार फिर से जो है PTI को ऑफ़र किया मुज़ाकरात के हवाले से। तो ये मंजरनामा हमें क्या नज़र आएगा? क्या जब ये थोड़ा सा हीट इंडिया के साथ कम होगी तो दोबारा हमें वही सब कुछ नज़र आएगा, या जब दोबारा ये धुआं चटेगा तो हमें कुछ बेहतर मेजॉरिटी सियासी जमातों की नज़र आएगी पॉलिटिकल फ्रंट पर? नजम साकिब साहब, आगे का मंजरनामा हमें क्या नज़र आ रहा है जो हालात हम देख रहे हैं? देखिए, ये जो पहलगाम से वाक़या शुरू हुआ और उसके बाद बुनियानुम मरसूस तक गया, उसके बहुत सारे फॉलो आउट इफ़ेक्ट्स थे, उसके बहुत सारे नताइज निकले। एक नतीजा उसमें से ये भी निकला जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी पस मंज़र की बात है कि वो जो चल रहा था ना सिलसिला कि खान को बाहर निकालते हैं, ये इस तरह से गौहर अयूब साहब ये बात कर रहे हैं, अपोजिशन ये कर रही है, और सियासी बेयकीनियाँ वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी एक तरफ कोने में आ गई।
हत्ता कि यूँ हुआ कि 9 मई वो जो यौम स्याह है उसकी भी बात किसी ने नहीं की, और ना हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की बात आई, क्योंकि 10 मई का दिन अब ज़्यादा अहम हो गया है 9 मई से। ये नहीं कि 9 मई के वो जो वाक़यात थे अफसोसनाक, उनका दुख ख़त्म हो गया है या उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो गई है या PTI से वो बादल छट गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 10 मई ऐसा हुआ कि उससे ये सारी सूरत हाल जो है बदल गई। देखिए, ये डील की बात जो आपने की है ना हुकूमत के साथ, हमारी इत्तलात के मुताबिक वो डील कहीं और भी होने के इम्कानात मौजूद हैं, और जब भी उसके इम्कानात रोशन होंगे, अपस्टेयर्स की बात हो रही है ना, कि अगर वो डील हो जाती है या हो रही है अपस्टेयर्स, तो आप देखेंगे हुकूमत पैनिक करेगी। पिछले देख लीजिए, 1.5 साल देख लें, जब भी कोई इस तरह की रेवरबरेशंस आएंगी कि डील होने लगी है, तो आप देखेंगे कि हुकूमत में पैनिक आएगा और अचानक ख्वाजा आसिफ साहब आके तो PTI की बुराइयां शुरू कर देंगे, और अता तारड़ साहब जो हैं वो पूरी की पूरी कच्चा चट्टा खोल के रख देंगे कि PTI ने क्या क्या किया। वो पैनिक जाहिर करता है। तो एक डील वो है जो कि हुकूमत और PTI की सुनने में आ रही है, एक डील वो है जो कि PTI की हो रही है उस जगह पे जिस जगह पे के हो गई अगर डील तो कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। इसमें जो मुज़ाकरात की बात है जो हुकूमत और PTI की है, उसमें हमें ये पता लगा है कि हुकूमत ये कहती है कि देखिए जी, जो पिछले मुज़ाकरात थे ना, वो मीडिया की स्क्रूटनी की वजह से दाएं बाएं हो गए, ख़राब हो गए, यानी सारे का सारा मलबा मीडिया के पास तक गया। और अब जो होंगे मुज़ाकरात वो इन कैमरा होंगे, सब रोसा होंगे और वो बंद कमरे में होंगे। ये तो सूरत हाल हो गई। इस वक्त की आखिरी बात, जंग से पहले की ये जो जंग है जिसको कि मीर साहब जंग नहीं मानते, इस जंग से पहले की सूरत हाल और आज की सूरत हाल, आपकी जो हुकूमत वक्त है इस वक्त की पाकिस्तान में, वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है। और PTI को अब ये इसकी मजबूती का भी सामना करना पड़ेगा। जब आप सियासी गैर यकीनी की बात करेंगे तो अब इनके पास जो है एक सुरखाब का पर आया है कि हिंदुस्तान ने हमला किया, हमने मुकाबला किया, शिकस्त दी। ये मीर साहब, एक तो चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोल की बात करें या जो हुकूमत को एतराज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर, जो मुल्क से बाहर भी मौजूद था या कहीं भी मौजूद था, उसने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। ये जो जंग का माहौल रहा इसके अंदर ख़ास तौर पर एक्स पर देख लें या दीगर बयानियाँ बनाने के हवाले से या हक़ाइक़ सामने रखने के हवाले से, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये वापस अपनी अपनी जगह पर आकर अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे या कोई बात आगे बढ़ेगी? कोई अपॉर्चुनिटी मिली है दोनों को बैठने की और बैठकर बात करने की? आपको एक थिएटर नज़र आ गया है, ये थिएटर खुला नहीं है। अगले चंद दिनों में अल्लाह करे बिल्कुल ही ना खुले, लेकिन अगर खुलता है तो क्या फिर हम यूनाइटेड होंगे? हमें नेशनल इश्यूज़ के ऊपर हमेशा यूनाइटेड रहना है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। हम एक ही चीज़ हैं और एक ही हैं। अब सियासी इख्तलाफात हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान जो फिक्सेटेड हुआ है उसको थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा सा टोन डाउन करो, एक पॉलिटिकल आप बातचीत करो। कल मैं एक मिनिस्टर के साथ था, तो मैं बल्कि नाम ले लेता हूँ राना सनाउल्लाह के, तो राना साहब यही बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि यार देखो, हम सब कहते हैं कि बात करो, लेकिन अगर आप बात ही नहीं करना चाहते तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आई टोटली एग्री विद हिम। द क्वेश्चन इज़ कि आपने जब तक आप डायलॉग पे नहीं आएंगे, मोनोलॉग पे, मुल्क या सियासी पार्टीज़ या कोई भी सिस्टम्स हैं मोनोलॉग पे नहीं चलते। तो एक तो ये करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक अब ये वक्त आ गया है, वेदर इट इज़ द गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, ये जो हम स्लैंडरिंग करते हैं एक दूसरे को सोशल मीडिया पे, जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसको बंद कर दो। ठीक, ये इसको बिल्कुल बंद कर दो। और ये जो मैंने देखा है कि पर्सनल लाइव्स एंड पर्सनालिटीज़ के ऊपर जब आप इंसिनुएट करना शुरू कर देते हो, तो वो मार्गरेट थैचर ने बड़ी अच्छी बात की है। उसने कहा जब आपका कोई पॉलिटिकल डायलॉग ख़त्म हो जाता है ना, कुछ कहने की बात नहीं होती है, तो फिर आप पर्सनालिटी अटैक पे जाते हैं। तो आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट। साकिब बशीर साहब, क्या डील हो रही है या हुकूमत को जो मुज़ाकरात की पेशकश की गई, अपोजिशन को जो मुज़ाकरात की PTI को पेशकश की गई है, क्या वो मुज़ाकरात हो रहे हैं? डील का तो अभी कुछ कहना कबलत वक्त है। पहले भी इस किस्म की खबरें आती रही हैं, बाद में तरदीद भी आई और बाद में हमने देखा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन जो पाक भारत जंग जो हुई,
पहली दफ़ा मैंने देखा और सुना है कि इमरान खान साहब हमेशा वो जो है वो हुकूमत की पॉलिसीज़ पर अपना ही एक रद्द-ए-अमल उनका होता था, तनकीद ही करते थे कि पता नहीं, बल्कि उनका सारा कुछ होता था। लेकिन पहली दफ़ा मैंने देखा कि जब अभी मुलाकात हुई उनसे तो उन्होंने वही स्टांस लिया जो नेशनल यूनिटी का तकाजा था। उन्होंने मोदी के हवाले से सख्त अल्फाज कहे, मोदी हुकूमत के हवाले से, और ये कहा कि हमें इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है, ज़रूरत थी, और मज़ीद कहा कि अभी भी आपने खामोश नहीं रहना, जो मोदी है वो दोबारा जो है वो आ सकता है, इसलिए हमें यूनिटी दिखानी है। तो ये जो अल्फाज थे, मेरा ख्याल है कि ये शायद इस वजह से कोई सिचुएशन में हो सकता है तब्दीली आए। फिर आपने देखा DGISPR ने बात की, अता तारड़ ने बात की, प्राइम मिनिस्टर ने बात की, राना सनाउल्लाह उन्होंने जो है बात की, तो सब ने इस बात को जो यकजहती थी, वो जो पॉलिटिकली थी या सोशल मीडिया पे थी या सोशल मीडिया वॉरियर्स जो PTI के थे जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था, सब ने यूनिटी दिखाई। तो इसका एक असर मुमकिन तौर पर हो सकता है। अब देखना यह है कि PTI की टोन वही रहेगी जो पहले थी या थोड़ी सी नीचे आएगी, वो आनी चाहिए। अब वो ये हुकूमत जो है इसकी क्रेडिबिलिटी तो वो अलग है, हम पैमाना है हमारे पास उसको देखने का, लेकिन वो भारत के खिलाफ एक जंग जो है वो जीत चुके हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ठीक है। तो इस एंगल को उनको आगे रख के बातचीत करनी चाहिए और मुल्क को मेरे ख्याल में आगे लेकर जाना है, तो बातचीत ही आखिर हल है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब हुकूमत जिस तरह कल यौम तशक्कुर और इस तरह के जब करते हैं, आप ज़रूर अपोजिशन को बुलाएं, ज़रूर साथ बिठाएं, लोगों को बताएं हम यूनाइटेड हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ही की पार्टी और आप ही की गवर्नमेंट एक बैठे रहे, नो, आप सबको बुलाओ, क्योंकि यहाँ हमने यूनिटी दिखानी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हम इस पे डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन मैं आखिर में जिक्र कर देता हूँ, इससे पहले हम सवालों की तरफ जाएं, कि मीडिया की बड़ी तारीफ़ की गई कल यौम तशक्कुर के मौके पर जो तकरीब हुई, और पाकिस्तानी मीडिया के उस किरदार को दिखाया गया, और पाकिस्तानी मीडिया ने जो किरदार अदा किया इसके अंदर, वो माजी के मुकाबले में भी बहुत मुख्तलिफ था, बहुत पॉजिटिव था। उसने जिस तरह पूरी कौम को जोड़ा, जिस तरीके से पूरे बयानिए को लेकर चले, ये काबिल सत्ताइश भी था। हम यहाँ पर बैठ कर इसका बार-बार जिक्र करते भी रहे हैं और आज इसको ऑन भी करते हैं यहाँ पर। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, दुनिया भर में आज मवासलाती राबितों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मवासलाती राबितों का आलमी दिन आज। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये ख़बर है कि उनको इस्लामाबाद से बात करने की मवासलाती सहूलत मुयस्सर है, और ये कि इस सहूलत के पैकेज की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है? ठीक। आज का गैर ज़रूरी सवाल, भारत ने सिफारती हमायत के असूल के लिए मुख्तलिफ ममालिक में वफूद भेजने का फ़ैसला किया है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि जिन मुल्कों में भारत सिफारती हमायत के लिए वफूद भेज रहा है, उनमें तुर्की, आज़रबाईजान, चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं कि नहीं हैं? अहम सवाल। हमारे नाज़रीन अपने फीडबैक से सुशागाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।